हेलो फ्रेंड्स, मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला फुल बजट हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा संसद भवन में पेश किया गया। तो इस बजट में काफ़ी कुछ चेंजेज आए हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो न्यू स्कीम होल्डर वाले हैं उनका टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेज आए हुए हैं कि 3 लाख तक के सैलरी में कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 7 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 10%, 10 लाख पे 12, 10 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख से ऊपर पे 30%। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का था वो 75,000 कर दिया गया है। और फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन था 15,000 का वो 25,000 कर दिया गया है बढ़ा के। और जो ओल्ड स्कीम वाले हैं सैलरीड एम्प्लॉई, उनका कोई भी टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ है। सैलरीड एम्प्लॉय हो या कोई भी अदर मतलब अदर एसएससीज हो, तो ओल्ड स्कीम में कोई भी टैक्स स्लैब का चेंज नहीं हुआ है। तो सैलरी में ही अगर देखें तो पेंशन के कुछ लिमिट में चेंजेज आए हुए हैं। तो एम्प्लॉयर के केस में देखें तो पहले क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर का सैलरी का 10% ही इनको एज ए डिडक्शन अलाउड होता था, जबकि उसको चेंज करके अब 14% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी उनको एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। मतलब मान लो कि किसी एम्प्लॉय का सैलरी 10 लाख मतलब कि 1 लाख है, और ये अपने वॉलेंट्री 12% जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे पेंशन फंड में। तो इसमें एम्प्लॉयर को जो है 12% देते तो थे, लेकिन एज ए डिडक्शन उनको 10,000 ही मिलता था, मतलब 10% ही मिलता था। अब क्या है कि उसको बढ़ा के 14% कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, उनको जो 12 का 12% है उनको एज ए अलाउड मिल जाएगा, डिडक्शन पे खर्चा अलाउड क्लेम कर सकते हैं। अब और इम्प्लॉइज जो है, एक सेक्शन है 80CCD2, और मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखा हूँ जिसमें मैंने बताया था कि 80CCD2 जो है ये न्यू स्कीम में अलाउड होता है। तो इसका भी जो लिमिट है, इसमें भी लिमिट है कि जो एम्प्लॉय को जो है लिमिट जो मिलेगा 10% ही मिलेगा अपने सैलरी का। तो जो ये मतलब कि कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसको जब बढ़ा के 14% कर दिया गया है तो इनको भी अब उतना से ज़्यादा का मिलेगा, 14% तक का इनको भी डिडक्शन मिल जाएगा। कैपिटल गेन में कुछ चेंजेज आए हुए हैं ड्रास्टिक, उनको हम डिस्कस करते हैं। सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या हुआ है कि सिर्फ दो ही पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा अब, 12 महीने या 24 महीने। ये पता लगाने के लिए कि आपका जो कैपिटल गेन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो उसमें ऐसे देखो, तो होल्डिंग ऑफ पीरियड को ऐसा समझो कि ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 12 मंथ का दिया गया होल्डिंग पीरियड। अगर 12 मंथ से ऊपर चला जाता है तो आपको LTCG हो जाएगा। और बाकी सारे जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 24 मंथ के बाद वो हो जाएगा LTCG। तो उसके बाद जो है कि सिक्योरिटीज मतलब कि फाइनेंशियल एसेट जो भी है, शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स, इनका जो कैपिटल गेन का जो रेट है वो भी चेंजेज आए हुए हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है लिस्टेड सिक्योरिटीज से, तो जो पहला 15% था वो 20% हो गया है। और वही जो लॉन्ग टर्म अगर होता है उस आपका गेन, तो वो पहले 10 से 12.5 हो गया, ये बढ़ गया है ये दोनों। और जो एग्जम्पशन लिमिट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख से 1,25,000 कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये रेट बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ाया हुआ है यहाँ पे। और एक है नीचे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का, जिसमें एसटीटी वगैरह नहीं पेड होता है, उसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। दोनों रिजिम में वो बजट से पहले बजट के बाद भी 20% ही रहेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो 20% हुआ करता था, अब उसको घटा के 12.5% कर दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि 20 से 12 कर दिया है तो काफ़ी अच्छा राहत है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाला है, थोड़ी देर में ही आ रहा है बस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है
कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बस नॉर्मल रेट ही रहेगा, इससे कोई स्पेशल रेट नहीं है, मतलब कि नॉर्मल स्लैब रेट आपको मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये रहा पहाड़। क्या है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था वो रिमूव हो गया है एलटीसीजी में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज कि आप 2001 में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो जो 1 करोड़ का था। ठीक है, तो अगर 7% का इंक्रीमेंट लेते हैं, 7% का जो एफडीआर चल रहा है हमारा, उसके बेसिस पे अगर लेते हैं तो 24 साल के बाद ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू बनता है वो 5 करोड़ बनता है। मतलब 5 करोड़ कम से कम में इसमें बिक जाएगा आराम से 24 साल बाद। ये ऑब्वियस भी है, 1 करोड़ का 5 करोड़ होना ज्यादा बड़ा बात नहीं है 24 साल में। तो इसका इम्पेक्ट क्या आता है अगर आप इसको सेल करते हो 5 लाख पे, तो देखते हैं। तो ये है, अगर आप बजट से पहले सेल करते थे, मतलब अगर इंडेक्सेशन लेते थे, तो उसमें क्या है कि 5 लाख सेल करोगे, ये तो सेल वैल्यू दोनों में 5-5 लाख रहे, 5-5 करोड़ रहेगा। तो अब अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट लेंगे बिफोर बजट में जो अलाउड था, तो उसमें क्या है, बेस ईयर से डिवाइड करेंगे 100 इंटू 24 का जो है 363 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा जो एलटीसीजी निकालने के लिए जो कॉस्ट जो आ जाएगा वो हमारा आएगा 3 करोड़ 63 लाख। ठीक है, और इसका एलटीसीजी निकलेगा 1 करोड़ 37 लाख। टैक्स का रेट हुआ करता था 20%, तो टैक्स ऑन एलटीसीजी कितना आ जाएगा हमारा, 27,40,000। ठीक है, वही अब क्या होगा कि 5 करोड़ तो ये आप सेल करोगे 5 करोड़ पे, तो अब जो है आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा ये, तो आपका कॉस्टिंग वही रह जाएगा जो एक्चुअल कॉस्ट है हमारा, 1 करोड़। ठीक है, तो आपका एलटीसीजी जो है गेन कितना आया निकल के, 4 करोड़ का। तो यहाँ पे क्या है कि बजट के बाद ये यहाँ पे जो रेट जो है 12.5 तो कर दिया। ठीक है, बट इसका क्या बेनिफिट क्या हुआ, देखो इस पे जो इंडेक्सेशन हटा दिया, इससे कारण क्या हुआ कि देखो ये रेट घटाने के बाद भी हमारा जो इनकम टैक्स बन रहा है एलटीसीजी में वो ज्यादा बन रहा है। कहाँ 27,40,000, कहाँ 50 लाख। तो आपको लगभग देखो यहाँ पे 22.5 लाख का टैक्स में इंक्रीमेंट हो गया। तो ये इम्पैक्ट है इंडेक्सेशन हटाने का। अब कुछ टीडीएस रेट्स में भी रिवीजन हुए हैं, मतलब मैक्सिमम जो भी 5% वाले टीडीएस हैं वो लगभग अब 2% में आ जाएंगे। जैसे कि 194D, 194DA, 194G कमीशन वाला, 194H नॉर्मल कमीशन का जो है, 194IB रेंट पे, 194M, ये सारे 5% से 2% हो जाएंगे। और कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर का है वो 1% से 0.1% रह जाएगा। और कुछ म्यूचुअल फंड रीपरचेज का कुछ टीडीएस था ये, जो सेक्शन 194 से रिलेटेड था, 194F से, वो अभी विड्रॉ कर लिया गया। अब कोई टीडीएस इसमें एप्लीकेबल होगा नहीं। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी कुछ चेंजेज आए हुए हैं। इसमें क्या है कि इंक्रीमेंट इन लिमिट्स ऑफ रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म अलाउड एज डिडक्शन। मतलब ये जो इंक्रीमेंट है वो बहुत दिनों बाद आया हुआ है। ठीक है, बहुत दिनों से ये सेम स्लैब चल रहा था। इसमें क्या है कि फर्स्ट बुक प्रॉफिट का फर्स्ट 3 लाख पे आपको 1.5 लाख या 90%, विच एवर इज मोर, प्लस रेस्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट पे आपको 60% मिलता। बट इसके बाद क्या हुआ, इसको डबल कर दिया गया है। अब क्या है कि फर्स्ट 6 लाख पे आपको 3 लाख या 90%, विच एवर इज मोर, प्लस 60% ऑफ रेस्ट ऑफ बुक प्रॉफिट, इन दोनों को जो मिला के आएगा वो आप मैक्सिमम अलाउ है किसी पार्टनर को सैलरी देने का किसी फॉर्म के लिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा देते हो आप तो वो सैलरी जो है डिसअलाउ हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। और फ्रेंड्स, एक चीज आया हुआ है कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म्स जो थे, अपने पार्टनर्स को सैलरी, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस वगैरह और कमीशन के नाम पे जो भी देते थे, तो उनका जो है कोई टीडीएस नहीं था। ठीक है, तो उसको ट्रैकिंग करने के लिए एक नया सेक्शन आएगा 194T। ठीक है, जिसपे जो पार्टनरशिप फॉर्म है अपने पार्टनर्स को कुछ भी बोल के अगर कुछ देती है, मतलब कि सैलरी, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन जो भी, तो अगर वो एक साल में 20,000 से ऊपर का पेमेंट होता है तो उस पर 10% का टीडीएस काटना होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर टीडीएस काटने का। और फ्रेंड्स, एक कुछ नया आया हुआ है, ये देखो
TCS ऑन लग्जरी गुड्स, इसको मैं पढ़ता हूँ एक बार, है ना। It has been seen that there has been increase in expenditure on luxury goods by high net worth persons. For proper tracking of such expenses and in order to widen and deepen the tax net, it is proposed to amend subsection 1F of section 206C to also levy tax TCS on any other goods of value exceeding rupees 10 lakh as may be notified by central government in his behalf. Such goods would be in the nature of luxury goods. इस पे क्या है कि 1% का आपको टीसीएस कटेगा, वो कैसा भी गुड्स हो बट लग्जरी गुड्स होगा और 10 लाख से ऊपर उसका वैल्यू होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो जो गुड्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली लग्जरी वॉचेज, महंगे महंगे वॉचेज। ये वॉचेज का नाम सुन के आपको कोई नाम याद आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताएं हमें। उसके बाद हैंडबैग्स, कॉस्टली ड्रेसेस, कॉस्टली टीवीज, ये सब जो हैं इस लग्जरी गुड्स में आएंगे। जो 10 लाख से ऊपर हो गया तो 1% का टीसीएस कलेक्ट होगा उसमें। ये जो अमेंडमेंट है 1 जनवरी 2025 से आने वाला है। उसके बाद जो ऑप्शन एंड फ्यूचर में जो कुछ है उसमें क्या है कि एसटीटी जो हमारा टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसमें क्या है कि फ्यूचर में ये रेट बढ़ा के 0.125% से 0.02% कर दिया गया है। और एसटीटी ऑन ऑप्शंस जो है 0.0625 से 0.1% कर दिया गया है। और एफएनओ जो है वो 0.02% से 0.1% कर दिया गया है एसटीटी इस पे। और टीडीएस का जो डिफॉल्ट पे जो अरेस्ट होता था वो विड्रॉ कर लिया गया है। मतलब पहले जो अगर आप टीडीएस का, अगर आपका कोई टीडीएस डिफॉल्ट चल रहा है तो आप उस पर अरेस्ट भी हो सकते थे, तो अब उसको विड्रॉ कर दिया गया है। उसके बाद एंजल टैक्स को हटा दिया गया, बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया है। और एक ये जो अमेंडमेंट है, जो असेसमेंट, किसी भी ईयर के असेसमेंट को रीओपन करने के लिए पहले जो टाइम लिमिट था वो 10 साल था, उसको घटा के 5 साल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब